नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आज एक बार फिर बाढ़ की तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ दरके हैं, तो वहीं यूपी और बिहार में अब भी कई गांव डूबे हुए हैं। इस बीच दिल्ली में बिना बाढ़ के ही पानी आ गया, लेकिन खबर तो अग्निवीर योजना को लेकर भी आई। नीट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी वाले मैच को लेकर भी अपडेट है। ये सारी खबरें हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं। अगले 25 मिनट तक देखते रहिए देश और विदेश की 10 बड़ी खबरें एबीपी न्यूज के 10 रिपोर्टर्स के साथ। केंद्र सरकार ने अग्निवीर वाली अग्निपथ योजना को लेकर लिए गए फैसले को अमल में लाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ में अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अब 4 साल सेना की नौकरी के बाद जो अग्निवीर वापस आएंगे वो अर्धसैनिक बलों वाली वर्दी पहनकर भी देश की सेवा कर सकेंगे। नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था तो रहेगी ही, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा, उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके पश्चात जो बैचेज आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। हाल के दिनों में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल किए थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की थी। शहीद अग्निवीरों के परिवार वालों के बयान भी सामने आए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि योजना बंद होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने अग्निवीरों को इस तरह एडजस्ट करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सीमा बल आते हैं। बीएसएफ ने भी अग्निवीरों का वेलकम किया। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। इससे पहले सेना की तरफ से एक सर्वे किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अग्निवीरों के परिवार को भी पेंशन जैसी मदद मिलनी चाहिए। यही नहीं, फोर्स में भी अग्निवीरों का आरक्षण 50% कर देना चाहिए। देश में नौकरी और बेरोजगारी का क्या हाल है, इसको लेकर एक और तस्वीर आज सामने आई। गुजरात के भरूच में होटल में 10 पोस्ट के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए और जमकर उत्पात मचाया। ये किसी मैच के टिकट खरीदने के लिए भीड़ नहीं, न ही ये लोग स्टेडियम के अंदर अपने क्रिकेट स्टार्स को देखने जा रहे हैं। ये देश का बेरोजगार नौजवान है जो नौकरी के लिए लाइन में लगा, धक्के खाए, जब निराश हो गया, नंबर नहीं आया तो फिर इस तरह अपनी भड़ास निकाली। औद्योगिक केंद्र माने जाने वाले भरूच जिले में शिक्षित बेरोजगारी की बढ़ती संख्या का ये सबसे नया उदाहरण है। दरअसल अंकलेश्वर के एक नामी होटल ने ओपन इंटरव्यू रखा था। ये इंटरव्यू थर्मैक्स कंपनी ने आयोजित किया था। इसमें होटल में सिर्फ 10 पदों पर भर्ती होनी थी, यानी सिर्फ 10 प्राइवेट नौकरी। लेकिन एक नौकरी के लिए हजारों कैंडिडेट इकट्ठा हो गए। भीड़ इतनी आ गई कि होटल की रेलिंग तक गिर गई। गनीमत इस बात की रही कि इसके चलते किसी को चोट नहीं आई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस सबके बीच इस वीडियो पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने ट्वीट किया और लिखा, ये नौकरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए थी। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया था, इसलिए जो लोग इकट्ठा हुए थे वो ऑलरेडी वर्किंग थे, यानी बेरोजगार नहीं थे। हाँ, मैनेजमेंट की कमी जरूर दिखाई दी। इसके बाद ये वीडियो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और बीजेपी शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। राहुल ने लिखा, एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है।
देश में नौकरी और बेरोजगारी को लेकर कई आंकड़े सामने आते हैं। लोगों का कहना है कि लाखों रोजगारियां पैदा होती है और जरूरत करोड़ों की है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि करोड़ों रोजगार का अवसर है। अगर स्थिति वैसी ही है तो इतनी भीड़ आखिर क्यों? महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुणे पुलिस ने उनकी लाल नीली बत्ती वाली ऑडी कार की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए पुणे पुलिस की टीम उनके इस घर पर भी पहुंची। एक अफसर का काम जनता की सेवा करना होता है, लेकिन अगर वही अफसर सिस्टम को ताक पर रख कर रौब झाड़ने लगे, नखरे दिखाने लगे, तो फिर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। यही महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के साथ हुआ। पुलिस उनके घर पहुंची ये जानने के लिए कि जब परमिशन नहीं थी तो ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती कैसे लगा ली, वीआईपी नंबर का क्या चक्कर है, ऑडी कार है किसके नाम पर, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं गश्त करता हूँ तो देखने के लिए आया मैं वो गाड़ी यहाँ पे है क्या। अच्छा। बस पूजा खेड़कर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। उनके वीडियो वायरल है। वो पुणे में सहायक जिलाधिकारी के पद पर थी, लेकिन मनचाही केबिन पाने के लिए सीनियर अफसरों के केबिन में दाखिल हो गई थी। ट्रेनी अफसर को लेकर बताया जा रहा है कि अलग केबिन के अलावा पूजा ने अलग से कार, अलग चपरासी और रहने के लिए बंगले की मांग तक कर डाली और अफसर की गैरहाजिरी में उनके ऑफिस का सोफा सामान निकालकर अपने ऑफिस में रख दिया। हालांकि पुणे के जिलाधिकारी ने पूजा की शिकायत की, रिपोर्ट सौंपी और वो अब वाशिम पहुंच गए। लेकिन पूजा को लेकर बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। ट्रेनी आईएएस अफसर को लेकर बात उनके सिलेक्शन की जांच तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद के बारे में फर्जी सर्टिफिकेट दिखाए। उन्होंने दो प्रकार की सहूलियतें तो ले ली, इसके बावजूद उनको जो उन्होंने एक पिटीशन है उसमें खुद बोला है कि मैं मेंटली इल हूँ, मेंटली मुझे प्रॉब्लम है। जिन सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है उनकी डिटेल्स भी समझ लीजिए। असल में यूपीएससी एग्जाम देने के लिए पूजा ने डिक्लेयर किया था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है और मानसिक तौर पर बीमार भी, यानी दिव्यांग है। इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन जब आईएएस के लिए चुन ली गई तो बार बार बुलाने के बावजूद मेडिकल बोर्ड के सामने ना तो दस्तावेज दिखाए न खुद पेश हुए। बाद में ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन 2023 में पूजा ने विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हलफनामा दिया और उसके बाद उनकी नियुक्ति मंजूरी हुई। 10% की सहूलियत उनको एससी होने की वजह से मिली और 5% उनकी नज़रों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मिल गई, इसलिए 15% टोटल मिले। और ये जो पुणे में हुआ ये तो आपने देखा है कि उनको होम टाउन मिल गया। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विसेज में होम टाउन ये बहुत सर्विसेज के आखिरी में मिलते हैं उनको, लेकिन प्रशिक्षणार्थी के तौर पर भी होम टाउन मिला। ये भी इसका मतलब साफ जाहिर है कि इनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है, इसकी वजह से ताकत है, इसके बिना ये हो नहीं सकता। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके पिता ने चुनावी हलफनामे में कुछ और ही कहा है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने लोकसभा चुनाव 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर से चुनाव लड़ा था। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो उनकी बेटी पूजा ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ गई? नखरेबाज ट्रेनी अफसर के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी सियासत का दौर शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। नीट कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि नीट पेपर में किसी तरह की कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। क्या पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, क्या फिर से नीट का एग्जाम होगा? इन सारे सवालों के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी। मगर इससे पहले डॉक्टरी वाला एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली संस्था एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई ने हलफनामे के जरिए अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने एफिडेविट में बताया कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई, ऐसे में दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी और ये 4 दौर में आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से कहा गया कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिसिस के मुताबिक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सामान्य है। अदालत के सामने वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया गया। हलफनामे के जरिए कोर्ट को बताया गया कि जिन छात्रों ने ज्यादा अंक हासिल किए वो अलग अलग शहरों और सेंटर्स के हैं, जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अदालत को बताया कि पटना और हजारीबाग में कोई क्वेश्चन पेपर गायब नहीं हुआ, कोई ताला टूटा हुआ नहीं था,
टेक्निक के जरिए क्वेश्चन पेपर की सीक्रेसी रखी गई थी। इस बीच नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उनके सामने अपनी चिंताएं जाहिर की। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पेपर लीक और किसी भी तरीके की बड़ी गड़बड़ी से साफ इनकार कर रही है, लेकिन बिहार की जांच एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच में पटना और हजारीबाग में शुरुआती तौर पर पेपर लीक की पुष्टि की थी। इतना ही नहीं, ईओयू की जांच में तो ये भी आया था कि पेपर के 2 सेट की सील खुली हुई थी। क्रिकेट से पहले देश, बीसीसीआई ने एक बार फिर साफ कर दिया है पाकिस्तान को कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जिस वक्त कठुआ में आतंकवादियों के सफाई की प्लानिंग हो रही थी, हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस फोर्स पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहरा रही थी। उसी दौरान क्रिकेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। सोर्सेज के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान की फ्लाइट नहीं पकड़ेगी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होने को लेकर बीसीसीआई की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 मार्च 2025 को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले का प्रस्ताव आईसीसी को भेजा है। हालांकि बीसीसीआई चाहता है कि एशिया कप की तर्ज पर ही वो पाकिस्तान के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेले। बताया जा रहा है कि आईसीसी के सामने बीसीसीआई की तरफ से हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव दिया जा सकता है, यानी अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है तो फिर बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुकाबला श्रीलंका या फिर यूएई में होस्ट किए जाने का प्रस्ताव दे सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। भारत की कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हम उस पर पूरी तरह वचनबद्ध हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। वैसे बीसीसीआई से पहले इस मामले को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान जाने को लेकर आशंका जाहिर की थी। सूत्रों के मुताबिक कई भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी वक्त से खराब हैं। आईसीसी के इवेंट्स के जरिए क्रिकेट डिप्लोमेसी की अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन बीसीसीआई का स्टांस काफी क्लियर है, खेलेंगे तो अपनी शर्त पर। मुंबईकरों के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने वर्ली सीलिंग के जरिए हजाली से वर्ली कोस्टल रोड जाने वाला सेक्शन खुला कर दिया गया है, यानी सिर्फ 7 मिनट में 11 किलोमीटर का रास्ता सफर तय होगा। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने मिलकर हाजी अली से वर्ली वाली लाइन शुरू की है। ये रास्ता कुल 3.5 किलोमीटर का है। पहले सीलिंग जाने के लिए कोस्टल रोड से डायरेक्ट जाने का रास्ता बंद था। कोस्टल रोड को सीलिंग से जोड़ने वाला जो एक ब्रिज है वो वहाँ पर लगा दिया गया है और इस महीने के अंत तक जो है कोस्टल रोड डायरेक्टली जो है सीलिंग को कनेक्ट हो जाएगा, तो जो ट्रैफिक है उससे और ज़्यादा निजात मिलेगी। यही नहीं, बताया जा रहा है कुछ दिनों में कोस्टल और सीलिंग को जोड़ने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है उसे भी खोल दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। ट्रैफिक और टाइम की भी खासी बचत होगी। तकरीबन जो है 13,000 करोड़ की कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में 11 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बनकर तैयार हो गया था। इस 8 लेन के दोनों रास्ते में जो है टनल और बेसिक जो रास्ता है वो खोल दिया गया। अब आप कोस्टल रोड के ज़रिए ही जो है सीधे सीलिंग तक जा सकते हैं। वहाँ से ये जो कोस्टल रोड है वो कनेक्ट हो जाएगी सीलिंग को और उसके बाद आप को ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट को पिछले मार्च में ही हरी झंडी दिखाई थी। तब साउथ एरिया से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। अब कहा जा रहा है कि वांद्रे वर्ली सीलिंग तक का सफर पूरा अक्टूबर महीने तक पूरा हो सकता है। यूपी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग मदद की दरकार में। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। गाड़ी नहीं मिली तो नाव के साथ बारात लेकर दुल्हनिया लेने चल दिए। बीते 24 घंटे में यूपी और बिहार से आई ये तस्वीरें बाढ़ की हालात के साथ दूल्हे राजा के जज्बे को भी बयां करती हैं। जब सब कुछ पानी में डूबा हो, गमों का पहाड़ हो, ऐसे में कुछ लोग जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं। यूपी में बाराबंकी, सिद्धार्थनगर हो या फिर बिहार का गोपालगंज, कुछ लोग नाव पर सवार होकर ही बारात ले जा रहे हैं। तस्वीरें गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाने के भृगुन राउत टोला गाँव की है।
2 दिन से गंडक नदी में आई बाढ़ के पानी से पूरा इलाका डूब गया, लेकिन विकास यादव की शादी है, कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो नाव की सवारी करनी पड़ी। रिश्तेदार बताते हैं अब दुल्हन को भी इसी तरह नाव से वापस लाएंगे। लेकिन जब बाढ़ अचानक आ गया तो हम लोग क्या करें, यही साधने है, नाव छोड़कर दूसरा कोई साधने नहीं। विदाई होगा, कल लौटिएगा आप लोग तो फिर नाव से ही दुल्हन को ले हाँ, फिर नावे से ले जाएंगे, क्या करेंगे हम। बैंड बाजा और बोट वाली इस तरह की एक और तस्वीर यूपी के बाराबंकी के मोहम्मदपुर इलाके से भी आई। बाराबंकी में पानी का प्रकोप है, कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सरयू के आसपास के गांव डूबे हैं, लेकिन माधवपुरा के रहने वाले राम आसरी की बेटी की राघव राम से शादी तय थी। शादी की तारीख आई मगर बाढ़ ने दस्तक दे दी। ऐसे में दूल्हे ने दुल्हनिया को लाने के लिए बोट का इंतजाम किया। डीजे बाजा लेकर बाराती नाव पर निकल पड़े और पहुंच गए लड़की वालों के गांव। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मानसून अभी कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन पानी अभी बाकी है। यूपी में बारिश की संभावना बनी हुई और ऐसे में जान जोखिम में डालकर नाव लेकर बारात जाना कई मुश्किलों को दावत भी दे सकता है। देश के कई राज्यों में मानसून का जोर अब भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कई लोग बाल बाल बच गए। मैदानी इलाके में तो पानी की धार के बीच में जिंदगी उफनती दिखाई दे रही है। यूपी बिहार में बारिश के साथ दिक्कतों का अंबार लग गया। नदियां उफान पर है, सीएम खुद एक्टिव हो गए, लेकिन उत्तराखंड में 3 दिन से लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। 3 दिन में बद्रीनाथ हाईवे पर 3 लैंडस्लाइड की वजह से लोग दहशत में आ गए। आज एक और वीडियो सामने आया, इसमें कुछ लोग चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। मशीन के साथ रास्ता क्लियर करने में जुटे थे। इसी दौरान पहाड़ दरक गया, लोग बाल बाल बच गए। हिमाचल के चंबा में भी मणि महेश झील की तरफ जाने वाले रास्ते में चट्टान खिसक कर नीचे आ गई। बताया जा रहा है कई नाला और 2 नाली के बीच लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत रही कि इसमें किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने इस रास्ते से यात्रियों के जाने के लिए पाबंदी और सूचना बोर्ड लगा दिया है। सड़क को दुरुस्त करने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत दूसरे इलाकों में सैकड़ों गांव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। हवाई सर्वे के बाद सीएम योगी ग्राउंड पर लोगों से मिले, उनके बीच राहत सामग्री बांटी और अफसरों को राहत बचाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के लगभग 10 से ज्यादा परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया, जिसमें आटा है, चावल है, अरहर की दाल है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, रिफाइंड तेल है, भुना चना है, गुड़ है, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती और नहाने का साबुन है। यानी हर जीवन की जरूरी वस्तुएं इन्हें प्रदान की गई हैं ताकि इस आपदा में उनका जीवन चल सके। 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। बिहार के सहरसा में बाढ़ से क्या हालात हैं, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन की मदद पहुंची या नहीं, एबीपी न्यूज ने वहीं जाकर पता लगाया। ये कल्याणी देवी का घर है जो पानी की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है। अब जब मैं इनके घर पहुंची हूं तो जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखाना चाहूंगी। ये टूटी दीवार, खिड़कियां और ये आपको दीवार जरा दिखाइए, फाटक जो है वो पूरा टूटा हुआ है। आंगन इनका पूरा पानी की जद में है, जहां पर मैं भी खड़ी हूं, मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र भी खड़े हैं और खुद कल्याणी देवी हमें अपने घर लेकर आई हैं दिखाने के लिए। आज खाने में क्या बना? खाना में बने लिया, हाँ भैया देखिए ना, साग सब्जी बने लिया, जहाँ मिलते तहाँ निकल रही पानी। सरकार की तरफ से कुछ पहुंचा है राशन? नहीं, अखन नहीं दल के। यूपी और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे खतरा मंडराते रहता है। कभी भारी बारिश की वजह से तो कभी नेपाल में बैराज खोल दिए जाने की वजह से। दोनों ही फैक्टर एक साथ काम करने लगा है। ऐसे में लाखों हजारों जिंदगियां पानी के बीच रहने को मजबूर है। आज दिल्ली में बिना बारिश के ही बाढ़ के दर्शन हो गए। उत्तरी दिल्ली के मुनक नहर का एक हिस्सा टूटा और बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई और रिहायशी इलाकों में हजारों क्यूसेक पानी घुस गया।
उत्तरी दिल्ली के लोगों पर पानी की मार का सबसे नया सबूत इन तस्वीरों के जरिए सामने आया। रात को अचानक बैराज टूटा, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कॉलोनी में घरों तक पानी घुस गया। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे वो भागकर पहली और दूसरी मंजिल पर पहुंचे। पानी को निकालने की कोशिश की लेकिन सब नाकाम, क्योंकि हर मिनट पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। रात के 12 बजे यहाँ पास में जाने वाली नहर टूटती है और ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। लेकिन 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से अपनी गुहार लगाते रहते हैं। लेकिन प्रशासन तब जागता है जब उसकी नींद पूरी होती है, यानी सुबह 6 बजे। और अभी भी जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। तमाम इलाकों में जल जमाव है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पानी की दहशत की वजह से एक महिला की जान भी चली गई। परिवार वालों के मुताबिक देर रात मोहल्ले में जब पानी चढ़ा तो 65 साल की महिला को पानी की दहशत की वजह से हार्ट अटैक आ गया। 1 मिनट के अंदर सारे खेल हो गया। 1 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। घबराहट की वजह से कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, घर में तो पानी आने लगा। मंत्री संतरी हर कोई नहर वाली साइड पर पहुंचे और लोगों को जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक होने का भरोसा दिया। दिल्ली की सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सारी एजेंसीज मिलकर अब पानी को पंप आउट कर रही हैं और ड्रेन्स में उनको पंप आउट किया जा रहा है। पानी का लेवल धीरे धीरे अब नीचे जा रहा है। लेकिन इस बीच बैराज में दरार की वजह से दिल्ली के द्वारका, बवाना समेत कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक पानी का संकट हो सकता है। जल बोर्ड ने बताया कि नहर में दरार की वजह से वाटर सप्लाई रोकी गई है। इस दौरान प्रभावित जगह पर मरम्मत का काम किया जाएगा। मुल्क नहर के जरिए हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है और फिर वहां से इसे अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाकर साफ किया जाता है और उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। हरियाणा और दिल्ली दोनों अपने अपने इलाके में इस नहर का रख रखाव करते हैं। अंतरिक्ष में फंसी नासा एस्ट्रोनॉट और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को लेकर के नया अपडेट सामने आया है। सुनीता ने खुद वीडियो कॉल करके भरोसा दिलाया है कि वो जल्दी घर आने वाली हैं। असल में सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 36 दिन का वक्त हो चुका है। 8 दिन की यात्रा थी, यानी 8 दिन में सुनीता को लौटना था, लेकिन स्पेस स्टेशन में 28 दिन एक्स्ट्रा हो गए। जिस कैप्सूल से उन्हें वापस आना था उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया। हीलियम लीकेज की वजह से कम 4 बार सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की वापसी चलती रही। लेकिन इस बार सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन से वीडियो कॉल किया और बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बोइंग स्टार लाइनर उन्हें जल्द ही वापस ले आएगा। सुनीता विलियम्स ने कहा, दिल में ये अच्छी भावना है कि अंतरिक्ष यान हमें घर ले आएगा, कोई समस्या नहीं। नासा के वैज्ञानिकों ने सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, मगर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि दोनों ही जुलाई के आखिर में धरती पर वापस आ सकते हैं।